हेलो, वेलकम बैक। आज जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो टोराइड है। यहाँ से आपका चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। ये इसका लास्ट टॉपिक है। इससे पहले आप सोलोनाइड पढ़े थे। ये टोराइड कोई अलग से कोई ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट है। ये आप एक प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जो सोलेनॉइड था परिनालिका का एक स्पेशल फॉर्म है। जैसे परिनालिका आप कैसे बनाते थे, देखिए परिनालिका जो है कुछ ऐसे बनाते थे हम। मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल इंसुलेटर ऐसा कुछ हो गया, तो इस पे जो है आप वायर को बाइंड करते थे। जैसे इस तरह बाइंड हो गया। ये वायर जो है क्लोजली रूप से आप बहुत पास पास बाइंडिंग करते हैं। और ये वायर जो है पॉलिश्ड एनामेल्ड होना चाहिए। मतलब एक दूसरे से अगर वायर का टच होता है तो करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। बस ये करंट का फ्लो किस में होना चाहिए, तो ये वायर में होना चाहिए। अगर इसको पोटेंशियल भी से अगर जोड़ दें तो इस तरह का केस इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे सोलेनॉइडल का केस। ये जो टोराइड है वो सोलेनॉइड को ही आप बेंड करके बना सकते हैं। जैसे ये सोलेनॉइड को आप किस तरह के रूप में बेंड करेंगे, तो आप सर्कुलर रूप में बेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या कि टोराइड इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। Toroid is a special form of toroid, solenoid। सोलेनॉइड का स्पेशल फॉर्म होता है टोराइड। और जो टोराइड होता है उसको कैसे बनाते हैं, तो सोलेनॉइड को एक आप सर्कुलर रूप में उसको बेंड कर देते हैं। ठीक है, उसका कुछ रेडियस आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि टोराइड जो है सोलेनॉइड के तरह ही जो वायर का एनामेल्ड होता है, वायर को लपेटते हैं, वो उसी तरह होता है। सेम टू सेम उसी तरह होता है। जैसे मान लेते हैं क्या कि आप अभी देख लेते हैं जो टोराइड का फिगर है। कुछ ऐसा होता है। अगर यहाँ से करंट आई गया तो फिर यहाँ से करंट का एग्जिस्टिंग होगा आई। सेम टू सेम कैसे, जैसे मान लेते हैं कि सोलेनॉइड मेरा ये था। अगर देखिए, अगर मेरा सोलेनॉइड ये था, तो इसको आप बेंड कीजिए। इसको बेंड करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आएगा। अगर इसमें करंट आई गया था तो इससे करंट आई निकलेगा। तो सेम टू सेम इसी तरह का ये फॉर्म है। जैसे इसको बेंड करेंगे, इसको इस छोर को और इस छोर को अगर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट है, तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को एक जगह ज्वाइंट करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन आएगा। अगर इस तरह के फॉर्मेशन आते हैं तो उसको आप बोलेंगे टोराइड। और टोराइड होता क्या है, तो ये जो है स्पेशल फॉर्म है किसका, सोलेनॉइड का। ठीक है, अगर ये देखना है कि टोराइड में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर होगा, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसने बता चुके हैं सोलेनॉइडल के केस में कि किधर नॉर्थ होता है, किधर साउथ होता है, किधर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसी के सहायता से इस टोराइड में भी आप मैग्नेटिक फील्ड का दिशा देख सकते हैं। उसके लिए सोलेनॉइड वाला पूरा वीडियो देखिए, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो, इसके बाद पता चल जाएगा। इस सोलेनॉइड में सबसे पहले आप 2-3 पॉइंट को हम कवर करेंगे। 2-3 पॉइंट में देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि इस सोलेनॉइड में कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता था। तो जैसे मान लेते हैं ये P हो गया, ये Q हो गया, ये अगर R हो गया, तो कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता था, तो यहाँ पर लगभग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता था, यहाँ पर भी 0। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आता था। तो सेम टू सेम इसको ही बैंड कर रहे हैं, तो बैंड कर रहे हैं तो क्यू पॉइंट कहाँ चला जाएगा। ये मान लेते हैं कि क्यू चला गया अंदर, पी कहाँ है, अभी भी बाहर है, और आर कहाँ है, ये वाला पॉइंट है। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बस आर पॉइंट पर ही आएगा। क्या आएगा, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन टोराइड एक्सटीरियर
फ्री स्पेस एट पॉइंट P टेंस टू जीरो मतलब जो P पॉइंट है यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या, जीरो। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड इंटीरियर स्पेस एट पॉइंट कौन सा, तो Q टेंस टू जीरो। मतलब इस Q पॉइंट पर भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ओनली फॉर पॉइंट Q पर, सॉरी पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर टोरॉइड जो है आइडियल है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, आइडियल का मतलब ये है कि अगर ये जो आपका फेरा इस पे लगाए हैं, इस पे जो वायर का एनामिलेशन किए हैं, वो अगर बहुत अगर पास है, बहुत पास है और एनामेल्ड है, अगर पॉलिश्ड वायर है और बहुत पास है, तो ये आइडियल सोलेनोइड का केस होता है। और आइडियल सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। क्यों यूनिफॉर्म होते हैं, क्योंकि वायर का आप जो बाइंडिंग किए हैं वो एकदम पास किए हैं। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे सोलेनोइडल के केस में अगर वायर का बाइंडेशन करते थे तो ऐसे 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 करते थे, ये क्लोजली रहते थे, बहुत क्लोज्ड पैक रहते थे। इसी तरह सोलेनोइडल में भी ये वायर जो है क्लोज्ड पैक हैं, क्लोज्ड पैक रहेंगे तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। इससे रिलेटेड एक और फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको सोलेनोइडल वाले को हटा देते हैं। इसका हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो देखिए अब जो एक फिगर बना रहे हैं उसमें हम बस वायर को हटा देंगे और बस अंदर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किस तरह से वो फॉलो हो रहा है, फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। इस तरह हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया R, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट, यहाँ P पॉइंट एंड Q पॉइंट पर जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो है। यहाँ पर M लिख देते हैं, पता चल जाए कि मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पर जो R पॉइंट है, जैसे ये मान लेते हैं, इसको R दे देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर कुछ यूनिफॉर्म रूप से आपका आएगा, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रूप से आता है, लिखिए इन आइडियल सोलेनोइड और आइडियल टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट R is uniform in case of ideal, लिख दिए हैं, ये यूनिफॉर्म है किस में, अगर आइडियल सोलेनोइड है तो बीच में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट R पर, इस R वाले पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोरॉइड में वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें बढ़ेगा घटेगा नहीं। क्योंकि अगर ये वायर जो है आपका एकदम पास बाइंडिंग किया हुआ है तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर देखना है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसी से हमको निकालने हैं फॉर्मूले। अगर ये वाला कुछ रेडियस जो है इस सेंटर से, अगर इसको मान लेते हैं R है, और वायर जो है इस तरह से लपेटा हुआ है, फ्रंट व्यू अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा ही लगेगा कि ऊपर से गया है फिर अंदर से गया है। ऐसा कुछ लगेगा, डैश डैश, ठीक है। अगर ये जो रेडियस है उसको हम R मान लेते हैं, इस रेडियस को अगर हम R मान लेते हैं, तो आप एम्पियर का सर्किटल लॉ देखे थे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ,
क्या, बी डॉट जो डीएल था वो क्या था, म्यू नॉट एन इंटू आई था। अगर इसमें जो करंट जो है वो आई जा रहा है, इसका मतलब ये एन क्या था, एन को अभी निकालेंगे। डीएल का मतलब क्या था, डीएल जो होता था वो पूरा स्मॉल स्मॉल लेंथ होता था। तो इस तरह के केस में जो डीएल होंगे ये वाला होंगे पूरा डीएल। तो डीएल जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं कि स्मॉल लेंथ, अगर इसको मान लेते हैं कि ये डीएल है, तो कितना इस तरह के डीएल को सम करेंगे तो क्या आएगा, तो इस जो सर्किल है जो आर रेडियस पर बन रहा है उसका सरकमफ्रेंस आएगा। सरकमफ्रेंस अगर डीएल को करेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई इंटू आर, यानी बी इक्वल टू इंटू 2 पाई आर, ये क्या होगा डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जो है एक पॉइंट लिखते हैं क्या, सोलेनॉइडल के केस का जस्ट उसी तरह का इसमें डेरिवेशन है, कोई ये नहीं है कि कोई चेंजेज है, कंसेप्ट भी वही है, बस केस अलग हो जाता है कि ये सोलेनॉइड में इसको बेंड नहीं किया जाता है और टोराइड में बेंड कर दिया जाता है। कुछ अलग न्यू कंसेप्ट नहीं है इसमें कि इसको पढ़ने के लिए कोई न्यू कंसेप्ट चाहिए, बस सोलेनॉइडल वाला कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं, इफ लेंथ एल कवर एन टर्न्स, मतलब एल लेंथ में अगर इसको मान लेते हैं कि एल है, वो एन टर्न्स जो है कवर कर रहा है, सिंस सो इसलिए यूनिट लेंथ, मतलब एकांक लंबाई का अगर लेंथ है तो वो इसको मान लेते हैं कि एन कवर कर रहा है, वो कितना टर्न्स होंगे, तो एन अपॉन में एल। एल का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल जो लेंथ रहता था वो वही होगा, कितना होगा एल का वैल्यू, एल का वैल्यू जो होगा वो 2 पाई इंटू आर होगा। तो मतलब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 पाई इंटू आर। यहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा, एन का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा, एन इंटू 2 पाई इंटू आर। ठीक है, अब यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज कीजिए, उसमें किसका वैल्यू पुट कीजिए, तो n का वैल्यू पुट करेंगे। n का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जो b इंटू 2 पाई आर है इसके जगह पर इक्वल टू म्यू नॉट, n के जगह पर क्या रहेगा, स्मॉल n इंटू 2 पाई इंटू आर इंटू आई। ठीक है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, b जो होगा वो म्यू नॉट इंटू एन आई बचेगा। b जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आप देख सकते हैं कि जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में b का आया था मैग्नीट्यूड, किसके केस में, तो सोलेनॉइड के केस में। सोलेनॉइड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आया था एट इस सेंट्रिकल इस रेडियस पर, वो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, सेम टू सेम वही केस है, कोई अलग केस नहीं है। तो इसीलिए इस टोराइड को जो है सोलेनॉइड का स्पेशल केस माना जाता है। बशर्ते ये है बात कि जैसे सोलेनॉइड ओपन रहता था, इस तरह ओपन रहते थे, लेकिन टोराइड को जो है इस तरह के इन दोनों सिरों को एक ही में सटा दो, सटा देने के बाद ये सर्कुलर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, टोराइड बोलते हैं। कोई अलग फॉर्मेशन नहीं है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, सेम टू सेम सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी के बहाने देख लेते हैं, ये वाला आप याद करेंगे, सेम टू सेम दोनों में एक ही फॉर्मूले हैं। सोलेनॉइड में भी यही लेगा म्यू नॉट इंटू एन आई, एंड टोराइड में भी यही लेगा म्यू नॉट इंटू एन आई। मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर पॉइंट निकालना होगा, लेकिन ये आप ये समझ लें कि इसमें टोराइड में Q पॉइंट एंड P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते हैं। इस जो कंसेंट्रिक साइकिल हैं, अगर सर्किल हैं, जैसे ये सर्किल एक हो गया, एक ये सर्किल हो गया, इन दोनों के बीच का जो एवरेज रेशियो का सर्किल है उसी को रेडियस मान करके इसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो तो अगर करंट का फ्लोएशन होने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि उसके लिए अलग से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करना होता है, नहीं।
एक क्वेश्चंस देखते हैं इसी के बहाने, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस नंबर 8 है। क्वेश्चंस नंबर 8 है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। इसमें दिया हुआ है क्या कि पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर लंबी है का मतलब ये है कि लेंथ जो है सोलेनॉइड का, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट इंटू एन आई, अगर बी निकालना होगा तो। देखिए इसमें दे रखा है कि ये जो है सोलेनॉइड है, ये इसका जो लेंथ है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें 5 परत है, जो लेयर की संख्या है ये 5 है। मतलब ये है कि फर्स्ट परत ये हो गया, इसके ऊपर एक और परत है, इसी तरह करके कितना परत है, 5 परत है, जिसमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। मतलब फेरों की संख्या एक परत में, फेरों की संख्या कितनी है, 400। ठीक है, तो 5 परत में कितना फेरा हो जाएगा, 5 परत में कितना फेरा हो जाएगा, 5 इंटू 400 बोले तो 2000। ठीक है, मतलब टोटल जो फेरे हो गए वो 2000 हो गए। अब देखिए क्या बोल रहा है, परिनालिका का व्यास जो है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। इस व्यास से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपका बी का एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, ये 1.8 देने का मतलब ये है, आप पीछे वाले वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि हम उस टाइम पे आपको बताए थे कि हम मेनली रूप से लॉन्ग सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब है कि उसका जो लेंथ रहेगा एज कंपेयर टू रेडियस या फिर डायमीटर बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे ये 80 सेंटीमीटर का हो गया, लेकिन इसका व्यास कितना है, डायमीटर, तो 1.8 सेंटीमीटर। इसीलिए ये व्यास आपको बता दिया है कि हाँ ये जो सोलेनॉइड है वो लॉन्ग है, क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर का है, ये 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी के परिमाण परिकलित कीजिए। मतलब यह है कि आपको इसमें करंट कितना का जा रहा है, तो 8 एम्पीयर का जा रहा है। ठीक है, ये करंट जो होगा इस तरफ फ्लो होगा, फिर से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखना है क्या कि बी निकालना है हमको, म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता है। एन कैसे निकलेगा, एन जो है यूनिट लेंथ में आपको निकालना है कि कितना फेरा होगा। यूनिट लेंथ में एन क्या है, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना फेरा है, तो एन का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 2000। टोटल टर्न्स कितने हो गए, 2000, अपॉन में कितना लेंथ है इसका, तो 80 सेंटीमीटर। कितना है, 80 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मतलब ये हो गया कि 2000 इंटू 100 अपॉन में 80। ठीक है, आई का वैल्यू पता है सबको, इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए क्या बनता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। बी इक्वल टू, म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू एन का वैल्यू क्या होगा, ये होगा, एन का वैल्यू होगा 2000 इंटू 100 इंटू ये एन का वैल्यू हो गया इंटू 8 और डिवाइडेड बाई ये होगा 80। ठीक है, इसको 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, बचेगा क्या, देखिए जो आपका बी जो हो रहा है वो कितना बन रहा है, बी जो हो रहा है 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इंटू 8 पाई
इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 ये तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10⁻314 हो गया। ठीक है, ये b इक्वल टू हो गया कितना, इसको माइनस कर सकते हैं, क्या हो गया 8 पाई इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया टेस्ला। किस में आएगा, टेस्ला में आएगा। एक अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दो आंसर दिए हैं। क्या, पाई का वैल्यू आप 3.14 रखिए, इसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, वो भी एक वैल्यू आएगा। कौन सा, b इक्वल टू जो आएगा 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3। तो ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.824 इंटू 10⁻⁻3, पॉइंट इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2.48 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अगर पाई में दिया है तो बात अलग है, लेकिन अगर पाई में नहीं दिया है, पाई के अगर वैल्यू को रखा है 3.14 तो फिर ये आएगा 2.48, मतलब 2.5 के अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका कन्फर्म वैल्यू है, जैसे 8 × 10⁻⁻3। ठीक है, अब जो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो है फुली रूप से कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चंस करते रहें, क्वेश्चंस करने से प्रैक्टिस में रहेंगे ये चैप्टर, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट जो है डेवलप करते हैं। इसके बाद के जो चैप्टर हैं वो जैसे चुंबकत्व हो गए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गए, जिसमें आपको लेंज लॉ हैं, अच्छे हैं चैप्टर्स, और अच्छे नियम भी है जो अच्छे रूप से आपको डील करेंगे, इजी रूप में पेश करेंगे। रूल जो होते हैं वो ये नहीं है कि कुछ अलग से चीज़ें हैं, नहीं, आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। रूल जो आते हैं वो किसी के लॉ आते हैं, वो आपको ईजिली रूप से फॉर्मेट अलग चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको कंसेप्ट का क्लियरेंस होता है। ठीक है।